जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएपीएफ पेपर 2 की स्ट्रेटजी। और सीएपीएफ पेपर 2 में कौन सा पार्ट है जो सिर्फ आप इंग्लिश में ही आंसर कर सकते हैं, कितना पार्ट है जो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर कर सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, कहां कहां से ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप एक अगले 2.5 महीने का प्लान तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, बट ये देखना जरूरी है बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले सीएपीएफ पेपर 2 में 2 पार्ट्स हैं, 80 मार्क्स और 120 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर कर सकते हैं। ये है आपका एसे, ठीक है, ये है आपका एसे का पार्ट, और ये है आपका 120 मार्क्स का पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से डजंट मैटर, आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है। काइंड ऑफ आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है ये आपका। ठीक है, तो टोटल हो जाता है 200 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसे। तो एसे में आपको दिए जाते हैं 6 टॉपिक्स। इन 6 टॉपिक्स में से आपको किन्हीं भी 4 टॉपिक पे आपका ऐसे लिखना है। वो हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, कोई और अदर लैंग्वेज नहीं। अच्छा, एक बात और, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आपने लैंग्वेज फिल की होगी ऐसे को लिखने के लिए, उसी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है ऐसे का। मतलब जब आपकी अटेंडेंस शीट आएगी तो उसमें लिखा होगा कि आपने ये इंग्लिश में दिया था ऑप्शन या हिंदी में दिया था। अब आप कल को वहां पर जाके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश फिल कर दिया है, वहां पे जाकर आपको लग रहा है कि नहीं इंग्लिश में मैं उतना अच्छा नहीं हूं और मेरी एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, मैं हिंदी में लिख देता हूं। नहीं, ठीक है, तो आपने इंग्लिश जब उसमें लिखा है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ये भी ध्यान रखना ये पॉइंट। अच्छा, अब आता है 6 ऐसे। अगर मैं पिछले लगभग 10 सालों के एसेस को एनालाइज करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि 6 ऐसी ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनमें आपका ऐसे लगभग पूछा जाता है। अब एक आध साल बीच में ऐसा हो सकता है कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी हम ले सकते हैं, बट 6 टॉपिक्स या 6 एरियाज कौन कौन से हैं। पहला आता है डिफेंस। देखो, डिफेंस से रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। वॉर्स कैसे रुक सकते हैं, साइबर अटैक। मैं अभी आपको सारे एग्जाम पिछले 3 साल के पेपर्स को दिखाऊंगा, देन आई विल शो यू कि देखो ये डिफेंस का, इसमें हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसको फिलोसफिकल में काउंट कर सकते हैं। एक हो गया फिलोसफिकल, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड, वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन कल्चरल वैल्यूज, सॉलिट्यूड, मतलब डाइवर्सिटी। तो ये सारी चीजें हैं जो मोर ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड हैं, ठीक है, दर्शन से रिलेटेड हैं। इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि हाँ ये इसके पॉजिटिव्स हैं, इसके नेगेटिव्स। तो ये थोड़ा सा आपका क्या फिलॉसफी है लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं जानने की कोशिश है। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट से आपको बहुत रेगुलरली एक टॉपिक जो है मिलता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोशल इश्यूज में वुमेन इश्यूज हो सकते हैं, एल्डरली को लेकर हो सकता है, डायस्पोरा को लेकर हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। देखो, अब कोई भी टॉपिक ना पूरी तरीके से आप उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। आप कुछ टॉपिक को ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इसमें इकोनॉमी का भी एस्पेक्ट है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि जब मैं इकोनॉमी की बात करूंगा या डिफेंस की बात करूंगा तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है, या उसका सोशल एस्पेक्ट नहीं है, या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है। तो ओवरलैपिंग रहेगा, बट ब्रॉडली हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट आता है बायलेटरल रिलेशंस। बायलेटरल रिलेशंस इंडिया का श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, किसी भी और देश के साथ, या कोई जियोपॉलिटिकल इशू। अच्छा, अब जियोपॉलिटिकल इशू में मेजरली उसमें इंडिया से रिलेटेड रहता है। मतलब ऐसा रैंडमली नहीं आपको देखने को मिलेगा कि रशिया यूक्रेन वॉर या इजराइल हमास, ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हैं, बट मेजरली आपको, मैं 10 साल की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि एनालिसिस आप 1 या 2 साल के बेसिस पे नहीं कर सकते। तो 10 साल में आप देखेंगे तो इंडिया से रिलेटेड जो है आपको कोई ना कोई बायलैटरल इशू देखने को मिलेगा। अब मैं इसका एग्जांपल आपको शो करता हूं। ये है आपका 2023 का पेपर, ठीक है। 2023 के पेपर को अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम देखेंगे, देखो, साइबर अटैक, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, तो इसको आप जो है काउंट कर सकते हो बहुत कन्वीनियंटली डिफेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल कि इंडिया का स्थान क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, ठीक है, जियोपॉलिटिकल एक इशू आप कह सकते हैं इसको। इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, महिलाएं हैं, एल्डरली है, बच्चे हैं, किसान हैं,
ठीक है, मजदूर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मिलकर ही हम एक समाज बनते हैं। तो एक इंडियन डायस्पोरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, कह लीजिए एक ऐसा सेक्शन है जिन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले किया है। तो काइंड ऑफ सोशल इशू हो गया ये एक तरीके से, ठीक है। अगेन मैंने आपको बताया कि किसी एक इशू का एक एस्पेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया आपका एजुकेशन एंड अवेयरनेस, क्रिटिकल पिलर्स फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन ब्रॉडली either you can consider it as a social issue or miscellaneous issue also, ठीक है। नेक्स्ट आता है ई वेस्ट, द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। अब ये क्या हो गया, सीधा सीधा आपका इन्वायरमेंटल इशू हो गया, ठीक है। देन आपका ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। अब ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसमें अगेन बाकी एस्पेक्ट्स भी लेंगे, बट फिलोसफिकल ऐसे कि हाँ जी हमारी जो डाइवर्सिटी है वही हमारी सबसे बड़ा धन है हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हमें 2022 के एसेस को लेता हूं तो यहां पर आप देखिए, सो कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीशीज, इन्वायरमेंटल इशू हो गया, ठीक है। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, डिफेंस इशू हो गया, ठीक है। इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सोशल इशू हो गया डिफेंस में, ठीक है, सोशल इशू है ये। प्राइस राइज, कॉज एंड इफेक्ट, इकोनॉमिक इशू हो गया, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम वेस्टर्न साइंस, नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, अगेन फिलोसफिकल हो गया, ठीक है, फिलोसफिकल हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, डिफेंस का इशू हो गया, ठीक। तो आगे 2021 का ये सिर्फ मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं कि ब्रॉडली किन कैटेगरीज में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर देखिए चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। अब ये इसको आप बायलेटरल रिलेशंस में भी ले सकते हैं और इसको एक इकोनॉमिक इशू के रूप में भी ले सकते हैं। इकोनॉमिक बायलेटरल इशू भी हो सकता है, बट ब्रॉडली इसको बायलेटरल इशू में हम देखेंगे। वर्क फ्रॉम होम, बून और बेन, इकोनॉमिक इशू, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम क्या है, इकोनॉमिक इशू भी है, सोशल इशू भी है एक तरीके से, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, इसको भी आप एक सोशल इशू के रूप में देख सकते हैं। किस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स जो है एक फैमिली बिजनेस हो गया है। ये एग्जैक्टली ये डिबेट हम, इलेक्शंस का सीजन चल रहा है, हम बहुत ही रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं कि जी परिवारवाद की राजनीति, ठीक है, नेपोटिज्म। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, सोशल इशू है, वो एरिया जो कि जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो दिस इज अगेन पॉलिटिकल सोशल इशू। नेक्स्ट आपका आता है अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगेन ये आपका क्या हो गया, सोशल इशू हो गया। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये आपका सोशल इशू भी है, इकोनॉमिक इशू भी है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इशू हो गया। अर्बनाइजेशन इज हजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ, अगेन सोशल इशू, ठीक है। अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन, स्लम्स आ रहे हैं, अगेन ये इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, डिफेंस इशू, ठीक है, डिफेंस इशू। तो आई होप आपको जो आइडिया मैं देना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर आप एसएस को देखोगे तो ये ब्रॉड 6 कैटेगरीज हैं जिनमें आप एसएस को डिवाइड कर सकते हो, और इससे आपको एक आइडिया होगा कि हाँ चलो मेरे को लाइक डिफेंस, सर्टन डिफेंस इश्यूज को तैयार करना है, ठीक है, सर्टन जो है। अच्छा, और एक चीज, इसका बेस्ट तरीका, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बेस्ट टॉप 50 एसएस बता दो, वैसे वो हम लिस्ट देंगे आपको, बट इसका अगर आपको अपने लेवल पे भी एनालिसिस करना है तो पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, ठीक है। 10 साल के पेपर्स में डिफेंस इशू देख लो कौन कौन से हैं, ब्रॉडली वो आज भी हैं वो इशू, साइबर सिक्योरिटी आज भी इशू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सडनली वो इशू गायब हो गया है, तो वो इशू आज भी हैं, रेलेवेंस में हैं वो इशू सारे, ठीक है। चलो हम ऐसे पे काफी डिस्कशन कर लिया, आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट राइटिंग, देखो आर्ग्यूमेंट राइटिंग क्या, जनरली आर्ग्यूमेंट कहते हैं हम क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं भाई, जनरली हम किसी को कह देते हैं जब बड़ा कहते हैं ना हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि यार भाई क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट सीधा सीधा अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स का है, 40 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आर्ग्यूमेंट राइटिंग को आप देखोगे, हमेशा वो टॉपिक रहेगा जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत क्लियरली 2 ओपिनियन मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि अच्छा ये सही है, मतलब हाँ, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, जेनेटिकली अब बहुत लोग आपको कहेंगे कि अच्छा है, पहले इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, कुछ लोग कहेंगे भाई साहब सेहत के लिए इसका नुकसान क्या है, कुछ नहीं पता, लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट हमारी बॉडी पे क्या होगा नहीं पता, ठीक है। तो बहुत आपको बहुत एक वर्ग मिल जाएगा जो कहेगा हाँ होना चाहिए, कुछ कहेगा नहीं, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी,
होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत लोग कहेंगे कि बिल्कुल होनी चाहिए, तभी तो क्राइम रुकेगा, नहीं तो मतलब सोसाइटी जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये इससे नहीं फर्क पड़ता है, कि इससे क्राइम नहीं कम होता है। देखो कितनी सारी डेथ में, मतलब इसको लेकर आपको बहुत डिवाइडेड ओपिनियन मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन मिलेगा। एक वर्ग होगा जो कहेगा कि बिल्कुल नहीं, खत्म हो जाना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट, एक कहेगा कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स से हमारा माइंड शार्पन होता है। अब आपके दिमाग में तुरंत दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, या दो कैटेगरी ऑफ पीपल हो जाएंगे, कहेंगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, वीडियो गेम से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हम। ठीक है, कार्टून्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, मूवीज़ हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, वीडियो गेम से कोई शार्पन नहीं होता, ये एडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है लोगों को। ठीक है, तो ये अगेन डिवाइडेड ओपिनियन है इसको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया यूएन की रेलेवेंस खत्म होगी या नहीं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में तुरंत आए कि हाँ हाँ यूएन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एक मतलब उसकी रेलेवेंस खत्म हो रही है। देखो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, देखो इजराइल हमास युद्ध हो गया। दूसरा कहेगा नहीं, ठीक है ये युद्ध हो रहे हैं, बट ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर ठीक है, चल रहा है, ऐसा लार्ज स्केल वॉर नहीं हुआ है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है 75 सालों में। तो इस तरीके से डिवाइडेड ओपिनियन है। नेक्स्ट आ गया वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन। जो पॉइंट टॉपिक था, ये मैं पिछले 3 साल के टॉपिक लिख रहा हूं, 3 साल के 6 टॉपिक्स। ठीक है, जस्ट टू टेल यू एन आइडिया। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। अगेन 2 व्यू पॉइंट हैं कि जी एक कह रहे हैं कि बिल्कुल होने चाहिए, पैसा बचेगा, बहुत सारे उसके तर्क हैं। कुछ कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको दोनों पक्षों को लिखना है। आप ऐसे समझ लीजिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी ए में है और 5 मिनट बाद आप पॉलिटिकल पार्टी बी में हो गए। वैसे पॉसिबल है, आजकल हो रहा है ऐसा, बट आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी में हैं। बिल्कुल आपने ऐसे समझना है कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हो या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्रवक्ता हो। पॉलिटिकल पार्टी से फिर वो हम ऐसे तलवारें खींच लेते हैं, बट आइडिया है इज कि दोनों के व्यू पॉइंट को बिल्कुल वैसे रखना है जैसा कि आप उसके अगर मान लीजिए सपोर्ट में है तो क्या क्या लिखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है फार्मर्स प्रोटेस्ट, कि फार्मर प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब आप अगेन 2 ओपिनियन, बहुत क्लियरली 2 ओपिनियन। आप में से कुछ कहेंगे कि हाँ बिल्कुल फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, देखिए वहाँ से फंडिंग आ रही थी, ये हो रहा था, इस तरीके की बहुत सारे इंसिडेंट। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं जी, किसान बेचारे कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे, अन्नदाता हैं और वो सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। अगेन 2 व्यू पॉइंट है, दोनों को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक तरीके से जैसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, दोनों चीजें रखनी है, बिल्कुल फेयरली दोनों पॉइंट्स को यहां पे रख देना है। तो ये हमेशा आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसमें कि आपका खुद का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही ओपिनियन लिख के आ जाना है कि नहीं नहीं मेरे को तो लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, तो आपने उसके फेवर में सारे आर्गुमेंट लिख दिए, उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं लिखा। तो आपको बिल्कुल बैलेंस होकर आंसर लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग का भी टॉपिक अगर आप देखोगे, अगर पिछले कुछ सालों को नोटिस करोगे, तो रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा ऐसा टॉपिक जो चर्चा में था। इसमें आपको लिखना है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मतलब जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ किसी सेक्शन में काम कर रहा है और वो एक इंसिडेंट को देख रहा है। जैसे महाभारत में संजय है, ठीक है, महाभारत में संजय क्या है, वो एक इवेंट हो रहा है उसके सामने और वो उसका बखान कर रहा है, उसका बता रहा है कि अच्छा अच्छा ये युद्ध में अब ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। तो उसी तरीके से आपको वो उस जो चीज़ चल रही है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको लिखना है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप उन सारी वीडियोस को जाकर देख लें जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया। आर्ग्यूमेंट राइटिंग ऐसे लिखना है, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक्स देख लो। अगर मैं 2023 के टॉपिक्स देखूं, देखो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज़, तो ये हमने बेंगलुरु में देखा, बहुत सारी सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपके पास स्पेसिफिक डाटा है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, डाटा गलत मत लिखिए। अगर आप श्योर हैं तभी लिखिए इस डाटा को, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेटली या इन सिटीज़ में ऐसा हो रहा है। इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, तो आप इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ जी देखिए फलानी स्पोर्ट्स में, उस स्पोर्ट्स में जो है महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है, ये आपको इंग्लिश में लिखना है, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इसके बाद का सारा पार्ट आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ओके, ये हो गया आपका। देखो एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक,
कोविड-19 पेंडेमिक में हमने एक चीज़ देखी, सब लोग बहुत साथ में आ गए, ठीक है? मतलब लिटरली ऐसा था कि जीवन जो है हम सबका कहीं ना कहीं वो सेकंड कोविड वेव अप्रैल और मई 2021 जब हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों की जान गई है, बहुत यंग लोगों की जान गई है, तो उस समय पर लोग अचानक जो नहीं भी जानते वो भी बहुत साथ में थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को। ये हमने देखा है हमारे फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में। तो आप उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आगे आए, बहुत सारी एनजीओ सामने आई, बहुत सारे जो है फैमिली ग्रुप्स हैं। तो ये क्या है, एक फेलो फीलिंग आई, ठीक है? तो एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। So what you are observing in the society, you are just writing it. नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया. सो यू मस्ट बी सीइंग कि भाई आपके पड़ोसी के घर में उसने सोलर जो है रूफ टॉप लगवाया, ठीक है? इस तरीके से आप प्रोग्रेस देख रहे हैं पूरे देश में, ठीक है? अपने पड़ोस में भी और पूरे देश में भी, ठीक है? बहुत सारा डाटा पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस आप लिखेंगे. नेक्स्ट, सिमिलरली ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, दैट सेकेंड कोविड वेव, ये आपका 2021 का है पेपर. पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हो गया था. ये वो इशू है, इस क्वेश्चन पे बाकायदा पॉलिटिक्स हो गई थी कि यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. एनीवेज, तो यहाँ पर आपको थोड़ा न्यूट्रल रह के आंसर लिखना है. पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये बेसिकली जो वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो उसमें क्या क्या ऐसे इंसिडेंट हुए, तो उसका आपको उसके बारे में लिखना है. तो आइडिया हेयर इज कि जो भी इंसिडेंट्स आपके आसपास में हो रहे हैं, जनरल भी और स्पेसिफिक भी, तो उनको आपको ऑब्जर्व करके उनके बारे में लिखना है, ठीक है? इट इज नॉट लाइक आपने एक दिन एक न्यूज पढ़ी और उसके बारे में आपने लिख दिया. इट इज लाइक द ऑब्जर्वेशन व्हाट वी आर सीइंग, ठीक है? ट्रेंड क्या देख रहे हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी इलेक्शन है आपके, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, तो 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद देखना आप अगले 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन जो है एनालिसिस चलता रहेगा कि इस जगह इतनी सीटों पर इतने परसेंटेज वोट बीजेपी को मिला, इतने को कांग्रेस को मिला, ये इतनी सीटें मिली. मतलब बहुत सारे एनालिसिस मिलेंगे आपको अलग अलग लेवल के, ठीक है? इस धर्म से, जाति से, इस भाषा के, इस क्षेत्र से इतनी वोट्स मिली, इतनी सीट्स मिली, किस तरीके से वोटिंग करा गया है, क्या लोगों का जो है रुझान रहा, किन किन मुद्दों को ले. तो ये क्या है, आपको एक ट्रेंड बताता है, ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि लोग कैसे सोच रहे हैं. तो इस पे आपका एक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बनता है कि मतलब लाइक डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व हो रही है, ठीक है? हाउ यू सी यू एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप कैसे उसको देखते हैं. एनीवेज, तो चलिए काफी डिस्कशन हो गया इस पे. तो द रिपोर्ट राइटिंग, आई होप आपको ये क्लियर है. नेक्स्ट आपका आता है 3 टॉपिक्स. एक आता है प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग को लेकर भी मैंने एक पूरा डिटेल में सेशन लिया है, प्लीज गो एंड वॉच. सारी चीजें एक सेशन में करेंगे तो फिर काफी बड़ा सेशन हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे सेशन को 5-10 मिनट देखते हैं, देन दे फील बोर्ड, देन दे गो अवे. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे सेशंस हो, यू कंटिन्यू टू वॉच इट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? अब ये वाला पार्ट ना बहुत सारे बच्चे फोकस ही नहीं करते हैं, ठीक है? मैं ये मानता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना 20 और 25, 45 मार्क्स का पेपर, ये ऐसा है जो मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट है. ये ग्रामर वाला पार्ट तो ऐसा है जिसमें कि आप एक्चुअली में 25 में से 25 मार्क्स ले सकते हैं. ईदर यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है? इसमें बीच की कहानी नहीं है, ठीक है? तो आपका सही है या गलत है, तो ये मार्क्स आपके 25. अच्छा, एक और बात, पेपर 2 में अगर आप मार्क्स को देखेंगे, ठीक है, जो पेपर 1 की कट ऑफ है और पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ है, इसमें जनरली आपको 85-86 मार्क्स का वेरिएशन मिलता है, ठीक है? आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में जितनी कट ऑफ गई उसमें 85-86 मार्क्स ऐड कर लीजिए. सिमिलरली ओबीसी, एससी, एसटी, जितनी भी कैटेगरीज हैं, ब्रॉडली इतने मार्क्स. तो ये आपका ऑब्वियसली टारगेट नहीं होना चाहिए 200 में से. आपका टारगेट, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट है, आई वुड से उनका 110 का टारगेट होना चाहिए, ठीक है? 100 प्लस तो डेफिनेटली आपका टारगेट ही होना चाहिए. मतलब अच्छा स्कोर, मतलब ये मिनिमम है, ठीक है? इतना आपका टारगेट होना चाहिए, ताकि अगर कोई कमी रह भी गई है पेपर 1 में, वो आपकी यहाँ पे पूरी होनी चाहिए. अब आप ये देखो कि ये जो 25 नंबर हैं और ये 20 नंबर हैं, ये बड़े अच्छे नंबर हैं. अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन को लेकर एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ. बहुत सारे बच्चे को ये लगता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं,
फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, फिर हम उन आंसर्स को ढूंढ लेंगे। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं तो आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे होते हैं अच्छे से। यू आर जस्ट पिक एंड चूजिंग द आंसर्स। सो रीड द पैराग्राफ थॉरोली, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, और उससे फिर आप क्वेश्चंस को आंसर करना कीजिए। इसका बेस्ट तरीका क्या है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, प्रेसी राइटिंग का? प्रीवियस 10 साल के यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उसको जाकर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्रेसी राइटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको 1/3 लिखना है, 450 वर्ड का प्रेसी है और 150 वर्ड में लिखना है, सिर्फ ये मतलब नहीं है। बहुत सारे मायने हैं, सिर्फ ये नहीं कि एक पैरा में से ये 2 लाइन अच्छी हैं, ये मैं लिख देता हूँ, बाकी 2 लाइन छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपको उसकी समरी लिखनी है, सारी चीज़ों का समावेश लिखना है। हम कई बार कहते हैं, हो सकता है मेरे लेक्चर में भी आप कह रहे हो कि भाई बहुत लंबा खींच रहे हो, आप तो जल्दी में बताओ, शॉर्ट में बताओ, इतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। आजकल रील्स चल रही है ना, तो रील्स क्या है, शॉर्ट में बता दो जी, 1 मिनट में बता दो हमें तो बस, ठीक है। तो वो वाली कहानी है। प्रेसी राइटिंग इज ऑल्सो द सेम थिंग, शॉर्ट में बताओ, इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द आइडिया ओवर हियर। तो ये था आज का एनालिसिस, ठीक है। ये वाला पार्ट, डोंट मिस दिस पार्ट, पेपर में आपने इसको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। ये पार्ट ऐसा है जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता है। एसे में, रिपोर्ट राइटिंग में, आर्गुमेंट राइटिंग में, पेपर 200 में से एक भी नंबर का छोड़ के नहीं आना। इसका रीजन बता देता हूं। मान लो आपने एक ऐसे छोड़ दिया 20 नंबर का, या रिपोर्ट राइटिंग 10 नंबर की छोड़ दी, तो अगर कुछ तो आपको उसके बारे में, आप अगर पढ़ रहे हैं, कुछ तो करंट अफेयर्स में नॉलेज है भाई। वुमेन जो है उनका स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो 2, 4, 5 वुमेन स्पोर्ट्स पर्संस आपको ध्यान में होंगे। अगर नाम नहीं भी ध्यान आपको ध्यान में है कि जी हाँ मैंने बैडमिंटन में देखा था, मैंने क्रिकेट में देखा था, ठीक है, रेसलिंग में देखा था, तो इन स्पोर्ट्स में मैंने देखा कि हाँ वुमेन का रोल जो है या कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के द्वारा जो मेडल्स हैं वो लिए। तो अगर आप इतना भी लिख के आएंगे, कुछ तो नंबर मिलेंगे, आपने कुछ तो रेलेवेंट लिखा, रादर देन लीविंग द होल क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स तो गए। अगर आप कुछ लिख के आएंगे रेलेवेंट, कुछ ऐसा नहीं है यूपीएससी के पेपर में आप कुछ भी लिख के आए तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे, नहीं। अगर आप बिल्कुल इररेलेवेंट लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे क्रॉस 0 मार्क्स मिलता है, ट्रस्ट में 0 मार्क्स, ठीक है। बट आइडिया हियर इज कि अगर आप कुछ भी रेलेवेंट उस टॉपिक से जो पूछा गया है उससे रेलेवेंट आप लिख के आएंगे तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द पेपर, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया। आई होप आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा। अच्छा, एक और बात, अगर ये प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन की अगर आप बात करोगे, इसका कोई एज सच आपको स्पेसिफिक टॉपिक नहीं मिलेगा। अब देखो ये टॉपिक है लाइक फॉर एनीवन लिविंग इन दिल्ली मार्च श्योरली, तो ये एक लाइक दिल्ली के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है मार्च के महीने में कि क्या है, ठीक है। फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। देन आप अगर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हेल्दी हैप्पीनेस उसके बारे में की है, जनरल हैप्पीनेस के बारे में बात करी है, ठीक है। देन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बात की है द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहली ही लाइन में, अच्छा एक और चीज़, इसमें आपको टाइटल भी लिखना, टाइटल मतलब इसमें लिखा है टाइटल लिखना नहीं है, ठीक है। बट डू नॉट सजेस्ट अ टाइटल, आपने वहां पर लिखना नहीं है, पर रफ में लिखना है टाइटल को। क्यों लिखना है टाइटल को? टाइटल लिखने से क्या बेनिफिट होता है, आपको दिमाग में रहेगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में लिख रहा हूं। जैसे अब मेरा आज का टॉपिक है सीएपीएफ पेपर 2, अब मैं सीएपीएफ पेपर 2 की, मेरे को दिमाग में होना चाहिए कि मैं सीएपीएफ पेपर 2 के बारे में बात करनी है, मेरा पूरा का पूरा सेशन पेपर 2 के बारे में है। अगर पेपर 2 के बारे में बात करते करते मैं पेपर 1 में चला गया या सीडीएस में चला गया या एफकैट में चला गया, दैट मीन्स आई हैव डाइग्रेस्ड फ्रॉम माय टॉपिक, ठीक है। मैं कहीं बात कहीं और की कर रहा था, कहीं और पहुंच गया, जाना था चीन पहुंच गया जापान, तो वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही सारी बात करनी है, ठीक है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर आप पैसेज देखेंगे, बहुत सिंपल जो है पैसेज है, उसको एक बार पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद 5 क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने पैसेज पढ़ लिया पर आंसर्स नहीं मिल रहे, दोबारा एक बार देख लीजिए। बट उससे क्या होगा, जब आप आंसर्स लिखेंगे वे अच्छे आंसर्स लिखे जाएंगे। उसके बाद आपका जो है री राइट द सेंटेंसेज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है
कि किस तरीके से आप वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस फ्रेम करते हो, और उसके बाद आपका आता है कि अननेसेसरी जो चेंजेस नहीं करने हैं और करेक्ट करना है इन सेंटेंसेस को। सिंपल ग्रामर है, प्रैक्टिस के साथ इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हो। दैट्स द आइडिया। आई होप यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट कम्स इन द पेपर 2। 80 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी, 120 मार्क्स प्योरली इन इंग्लिश, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली आपको करना है। प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन के लिए पिछले 10 सालों के पेपर उठाइए, ग्रामर के लिए पिछले 10 सालों के उठाइए, आपको पहले तो ट्रेंड मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो आपको ट्रेंड मिलेगा कि क्या पूछ रहा है, ग्रामर में क्या पूछ रहा है, प्रेसी राइटिंग में क्या। प्रेसी राइटिंग तो देखो और कॉम्प्रीहेंशन वो तो आप जितने प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है, बट बेस्ट है कि आप यूपीएससी सीएपीएफ के पिछले 10 साल के 15 साल के कर लो। दैट इज द बेस्ट, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑन द यूपीएससी वेबसाइट। इसके अलावा जो एस्से वाले टॉपिक्स हैं और आर्गुमेंट राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है, इसके लिए हम सेशंस हमने लाए हैं, लगभग 15 सेशन हम ऑलरेडी ला चुके हैं, और इसके अलावा हम सेशंस लाते रहेंगे। और उनकी जो अनाउंसमेंट है टेलीग्राम चैनल पर हम पहले से कर देंगे, ताकि आप उन टॉपिक्स को पहले खुद लिखें, ठीक है। खुद एवेल्युएट करेंगे, अच्छा इसमें क्या क्या मैं लिखूंगा, देन यू कैन वॉच द सेशन, ठीक है, कि हाँ ये मैं इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है, कौन सा पॉइंट है जो मेरा छूट गया था, या कौन सा पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूं, या कोई पॉइंट हो सकता है हमने छोड़ दिया हो, आपने लिखा हो बहुत रेलेवेंट पॉइंट, उसको आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से अपने पेपर 2 की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।